प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई का व्यंग निबंध संग्रह हम पढ़ रहे हैं। उनके व्यंग बड़े सहज, बड़े सरल हैं और भाषा का सूक्ष्म चित्रांकन जीवंत गतिशीलता के साथ में व्यंग को वांछित दिशा में ले जाता है। इस तरह उन्होंने रानी केतकी की कहानी की तर्ज पर भी एक समूचा व्यंग उपन्यास रानी नागफनी की कहानी रचा था। हरिशंकर परसाई के व्यंग की विशेषताओं के संदर्भ में हम 3 निबंध, उनके व्यंग संग्रह के 3 व्यंग निबंध पढ़ चुके हैं। बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, चूहा और मैं। इन सब निबंधों में हमने ये देखा कि इनके व्यंग प्रसंगानुकूल विभिन्न रूप, भाव, भंगिमाओं में परिवर्तन करते हुए उद्देश्य की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमें चकित भी कर देते हैं। और शीर्षक भी इनके बड़े बड़े सार्थक हैं, बड़े सटीक शीर्षक इन्होंने दिए हैं। अब अगला जो व्यंग निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं वह है घायल बसंत। इस निबंध में भी पुरानी शैली और विशिष्ट पदक्रम के संयोजन के माध्यम से इन्होंने ऐसे अपेक्षित प्रभाव पैदा किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जो अवलोकन क्षमता है, इनका जो बिंब निर्माण का कौशल है, वह बहुत ही अद्वितीय है। अब हम पढ़ते हैं इनका घायल बसंत। कल वसंतोत्सव था, कवि वसंत के आगमन की सूचना पा रहा था। प्रिय फिर आया मादक बसंत। मैंने सोचा जिसे वसंत के आने का बोध भी अपनी तरफ से कराना पड़े, उस प्रिय से तो शत्रु अच्छा। ऐसे नासमझ को प्रकृति विज्ञान पढ़ाएंगे या उससे प्यार करेंगे, मगर कवि को न जाने क्यों ऐसा बेवकूफ़ पसंद आता है। कवि मग्न होकर गा रहा था, प्रिय फिर आया मादक बसंत। बसंत ऋतु ऋतुराज है। बसंत में पूरी प्रकृति अपने यौवन के उन्माद पर अभिभूत होती है, उल्लसित होती है और उमंग और तरंगों का ऐसा अनंत आनंद और उल्लास भरा वातावरण होता है कि प्रकृति से प्रेरित होकर मनुष्य का जनजीवन भी और हमारी पूरी सामाजिक चेष्टाएं भी वैसी ही हो जाती हैं। लेकिन हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग शैली के माध्यम से प्रारंभ में ही ये बात चुभो देते हैं कि वह भी प्रिय कैसा, वह भी प्यार कैसा, जिसे ये याद दिलाना पड़े कि वसंत आ रहा है। पहली पंक्ति सुनते ही मैं समझ गया कि इस कविता का अंत हा हंत से होगा, और वही हुआ। अंत संत दिगंत आदि के बाद सिया हा हंत के कौन पद पूरा करता। तुक की यही मजबूरी है, लीक के छोर पर यही गहरा गड़ा होता है। तुक की गुलामी करोगे तो आरंभ चाहे वसंत से कर लो, अंत जरूर हा हंत से होगा। सिर्फ कवि ऐसा नहीं करता, और लोग भी, सयाने लोग भी इस चक्कर में होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से में तुक पर तुक बिठाते चलते हैं और बसंत से शुरू करके हाहंत पर पहुंचते हैं। तुके बराबर फिट बैठती है, पर जीवन का आवेग निकल भागता है। तुके हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। हाल ही में हमारी समाजवादी सरकार के अर्थ मंत्री ने दवा सोना निकालने की जो अपील की, उसकी तुक शुद्ध सर्वोदय से मिलाई। सोना दबाने वालों, देश के लिए स्वेच्छा से सोना दे दो। तुक उत्तम प्रकार की थी, सांप तक का दिल नहीं दुखा, पर सोना 4 हाथ और नीचे चला गया। आखिर कब हम तुक को तिलांजलि देंगे, कब बेतुका चलने की हिम्मत करेंगे। कवि ने कविता समाप्त कर दी थी, उसका हाहंत आ गया था। मैंने कहा धत तेरे की, 7 तुकों में ही टे बोल गया। राष्ट्र कवि इस पर कम से कम 51 तुकें बांधते। 9 तुकें तो उन्होंने चक्र पर बांधी है। पर तू मुझे क्या बताएगा कि बसंत आ गया। मुझे तो सुबह से ही मालूम है। सवेरे बसंत ने मेरा दरवाज़ा भी खटखटाया था। मैं रजाई ओढ़े सो रहा था। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, मैं बसंत। मैं घबरा उठा। जिस दुकान से सामान उधार लेता हूँ, उसके नौकर का नाम भी बसंत लाल है। वह उधारी वसूल करने आया था। कैसा नाम है और कैसा काम करना पड़ता है इसे। इसका नाम पतझड़ दास या तुषारापात होना था। बसंत अगर उधारी वसूल करता फिरता है तो किसी दिन आनंद कर थानेदार मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा और अमृतलाल जल्लाद फांसी पर टांग देगा। आँख के अंधे नाम नयन वाली जो कहावत है कि नाम में क्या धरा है, यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने नाम के माध्यम से कि अमृतलाल
नामक व्यक्ति जो अमृत दे, अमर कर दे, वह जल्लाद हो सकता है। आनंद करने वाला जो थानेदार है वो मुझे गिरफ्तार कर सकता है, तो फिर वसंत उधारी वसूल कर सकता है। वे अपने निबंध की व्यंग सार्थकता को पुष्ट करने के लिए कुछ और ऐसे प्रमाण और बिंब का निर्माण करते हैं कि उनकी कौशल क्षमता अद्वितीय प्रतीत होती है। वसंतलाल ने मेरा मुहूर्त बिगाड़ दिया। इधर से कहीं ऋतुराज बसंत निकलता होगा तो वह सोचेगा कि ऐसे के पास क्या जाना जिसके दरवाजे पर सवेरे से उधारी वाले खड़े रहते हैं। इस वसंतलाल ने मेरा मौसम ही खराब कर दिया। मैंने उसे टाला और फिर ओढ़कर सो गया। आंखें झेंप गई। मुझे लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? जवाब आया मैं बसंत। मैं खींच उठा। कह तो दिया कि फिर आना। उधर से जवाब आया मैं बार बार कब तक आता रहूँगा? मैं किसी बनिए का नौकर नहीं हूँ, ऋतुराज बसंत हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर फिर आया हूँ और तुम फिर सोते मिले हो। अलाल अभागे उठकर बाहर तो देख, ठूठों ने भी नव पल्लव पहन रखे हैं। तुम्हारे सामने की प्रौढ़ा नीम तक नवोड़ा से हाव भाव कर रही है और बहुत भद्दी लग रही है। मैंने मुंह उघाड़ कर कहा भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी यही विडंबना है कि ऋतुराज बसंत भी आए तो लगता है उधारी के तगादे वाला आया। उमंगे तो मेरे मन में भी है, पर यार ठंड बहुत लगती है। वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने कहा जाते जाते एक छोटा सा काम मेरा करते जाना। सुना है तुम ऊबड़ खाबड़ चेहरों को चिकना कर देते हो, फेस लिफ्टिंग के अच्छे कारीगर हो तुम, तो ज़रा यार मेरी सीढ़ी ठीक करते जाना, उखड़ गई है। उसे बुरा लगा। बुरा लगने की बात है। जो सुंदरियों के चेहरे सुधारने का कारीगर है उससे मैंने सीढ़ी सुधारने के लिए कहा। वह चला गया। मैं उठा और शॉल लपेट कर बाहर बरामदे में आया। हजारों साल के संचित संस्कार मेरे मन पर लदे हैं। टनों कवि कल्पनाएं जमी है। सोचा बसंत है तो कोयल होगी ही, पर कहीं न कहीं कोयल दिखी, न उसकी कूक सुनाई दी। सामने की हवेली के कंगूरे पर बैठा कौवा काँव काँव कर उठा। काला कुरूप कर्कश कौवा मेरी सौंदर्य भावना को ठेस लगी। मैंने उसे भगाने के लिए कंकड़ उठाया। तभी ख्याल आया कि एक परंपरा ने कौवे को भी प्रतिष्ठा दे दी है। यह विरहिणी को प्रियतम के आगमन का संदेशा देने वाला माना जाता है। सोचा कहीं यह आसपास की किसी विरहिणी को प्रिय के आने का शगुन न बता रहा हो। मैं विरहिणियों के रास्ते में कभी नहीं आता, पतिव्रताओं से तो बहुत डरता हूँ। मैंने कंकड़ डाल दिया। कौवा फिर बोला नायिका ने सोने से उसकी चोंच मढ़ाने का वायदा कर दिया होगा। शाम की गाड़ी से अगर नायक दौरे से वापस आ गया तो कल नायिका बाजार से आने वाले सामान की जो सूची उसके हाथ में देगी उसमें 2 तोले सोना भी लिखा होगा। नायक पूछेगा प्रिय सोना तो अब काला बाजार में मिलता है, लेकिन अब तुम सोने का क्या करोगी? नायिका लजा कर कहेगी उस कौवे की चोंच मढ़ाना है जो कल सवेरे तुम्हारे आने का शगुन बता गया था। तब नायक कहेगा प्रिय तुम बहुत भोली हो, मेरे दौरे का कार्यक्रम यह कौवा थोड़े ही बनाता है, वह कौवा बनाता है जिसे हम बड़ा साहब कहते हैं। एक और व्यंग है कि हमने जो मिथक बनाए हैं कौवे के द्वारा शुभ आगमन की सूचना मिलना, वह यकायक बड़े साहब में तब्दील हो जाता है। और कैसे उनके कार्यक्रम बनते हैं और कैसे कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है, इस बात की पूरी प्रक्रिया में जो मिलनसारिता, अवसरवादिता और जो भ्रष्टाचार या जो लाल फीताशाही व्याप्त है वर्तमान सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में, उस सब को लेखक हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग्यधार में अंतरधारा में छिपे करंट की भांति उजागर करते चलते हैं। आगे देखिए, परसाई जी कहते हैं हमारी दुर्दशा का यही तो कारण है कि तमाम कौवे सोने से चोंच मंडाए हैं और इधर हमारे पास हथियार खरीदने को सोना नहीं है। हमें तो कौवों की चोंच से सोना खरोंच लेना है। जो आनाकानी करेंगे उनकी चोंच काट कर सोना निकाल लेंगे। प्रिय वह बड़ी गलत परंपरा है जिसमें हंस और मोर की चोंच तो नंगी रहे पर कौवे की चोंच पर सुंदरी खुद सोना मढ़े, नायिका चुप हो जाएगी। स्वर्ण नियंत्रण कानून से
सबसे ज़्यादा नुकसान कौवों और बिरहनियों का हुआ है। अगर कौवे ने 14 कैरेट्स के सोने से चोंच मढ़ाना स्वीकार नहीं किया तो बिरहनी को प्रिय के आगमन की सूचना कौन देगा। कौवा फिर बोला, मैं इस समय युगों से घृणा करता हूँ। तब से जब इसने गीता के पाँव में चोंच मारी थी, राम ने अपने हाथ से फूल चुनकर उनके आभूषण बनाकर सीता को पहनाए। इसी समय इंद्र का बिगड़ैल बेटा जयंत आवारागर्दी करता वहाँ आया और कौवा बनकर सीता के पाँव में चोंच मारने लगा। ये बड़े आदमी के बिगड़ैल लड़के हमेशा दूसरों का प्रेम बिगाड़ते हैं। यह कौवा भी मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने अपने घर के झरोखों में गौरैयों को घोंसले बना लेने दिए हैं। लेखक क्रमशः किसी एक ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से ये कहते हैं कि गौरैया और कौवे ये सब सरीखे हैं और इस तरह से राजनीतिक उठापटक या दांव पेच में जो सेटिंग होती है वह भी यहाँ पर उजागर करते हैं। पर इस मौसम में कोयल कहाँ है? वह अमराई में होगी। कोयल से अमराई छूटती नहीं है, इसीलिए इस बसंत में कौवे की वन आई है। वह तो मौका परस्त है, घुसने के लिए पोल ढूंढता है। कोयल ने उसे जगह दे दी है। वह अमराई की छाया में आराम से बैठी है और इधर हर ऊंचाई पर कौवा बैठा काँव काँव कर रहा है। मुझे कोयल के पक्ष में उदास पुरातन प्रेमियों की आह भी सुनाई देती है। आह हाय, अब वे अमराइयाँ यहाँ कहाँ हैं कि कोयले बोले। यहाँ तो वे शहर बन गए हैं और कारखाने बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि सर्वत्र अमराइयाँ नहीं है तो ठीक ही है। अगर आखिर हम कब तक जंगली बने रहते, मगर अमराई और कुंज और बगीचे भी हमें प्यारे हैं। हम कारखाने को अमराई से घेर देंगे और हर मोहल्ले में बगीचा लगा देंगे। अभी थोड़ी देर है, पर कोयल को धीरज के साथ हमारा साथ तो देना था। कुछ दिन धूप तो हमारे साथ सहना था। जिसने धूप में साथ नहीं दिया वह छाया कैसे बटाएगी? जब हम अमराई बना लेंगे तब क्या वह उसमें रह सकेगी? नहीं। अब तक तो कौवे अमराई पर कब्जा कर लेंगे। कोयल को अभी आना चाहिए। अभी जब हम मिट्टी खोदें, पानी सींचें और खाद दें, तभी से उसे गाना चाहिए। कौवा फिर बोला, विरहिणी की भावना का ख्याल करके मैं सह रहा हूँ। मैं बाहर निकल पड़ता हूँ। चौराहे पर पहली बसंती साड़ी दिखी, मैं उसे जानता हूँ। यौवन की एड़ी दिख रही है। वह जा रहा है, वह जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं तो कहता आ रहा था कि चाहे कभी ले रूखी री यह डाल वसंत वासंती लेगी। उसने वसन वासंती ले लिया। कुछ हजार में उसे यह बूढ़ा हो रहा पति मिल गया, वह भी उसके साथ है। वसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ जा रहे हैं। उसने मांग में बहुत सा सिंदूर चुपड़ रखा है। जिसकी जितनी मुश्किल में शादी होती है वह बेचारी उतनी ही बड़ी मांग भरती है। उसने बड़े अभिमान से मेरी तरफ देखा, फिर पति को देखा। उसकी नज़र में ठसक और ताना है, जैसे अंगूठा दिखा रही है कि ले मुझे तो यह मिल ही गया। मगर यह क्या? वह ठंड से काँप रही है और सी सी कर रही है। बसंत में वासंती साड़ी को कंपकपी छूट रही है। बेमेल विवाह या प्रौढ़ विवाह पर भी एक व्यंग है। और लेखक कहने ये हमारी सामाजिक रूढ़िवादिता को भी यहाँ पर, उसके पाखंड को भी, उसके ढकोसले को भी स्पष्ट किया है। यह कैसा बसंत है जो शीत के डर से काँप रहा है? क्या कहा था विद्यापति ने? सरस वसंत समय भल पाओली, दंडिन पवन बहु धोरे। नहीं मेरे कवि, दक्षिण से मलय पवन नहीं बह रहा, यह उत्तर से बर्फीली हवा आ रही है। हिमालय के उस पार से आकर इस बर्फीली हवा ने हमारे वसंत का गला दबा दिया है। हिमालय के पार बहुत सा बर्फ बनाया जा रहा है, जिसमें सारी मनुष्य जाति को मछली की तरह जमा कर रखा जाएगा। यह बड़ी भारी साजिश है, बर्फ़ की साजिश। इसी बर्फ़ की हवा ने हमारे आते बसंत को दबा रखा है। यूँ हमें विश्वास है कि बसंत आएगा। शैली ने कहा है,
शीत आ गई है तो क्या वसंत बहुत पीछे होगा? वसंत तो शीत के पीछे हुआ ही आ रहा है, पर उसके पीछे गर्मी भी तो लगी है। अभी से शीतलहर आ रही है तो फिर पश्चिम से लू भी तो चल सकती है। बर्फ़ और आग के बीच में हमारा वसंत फंसा है। ये हम जो पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं और पाश्चात्य शैली और जीवन शैली को जो अपना रहे हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति बहुत खिचड़ी बन रही है और भारतीय संस्कृति का जो रूप विकृत होता चला जा रहा है, उसकी ओर लेखक की चिंता जायज़ है। लेखक अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, अपनी व्यंग सृजन धर्मिता के माध्यम से इस बात के लिए सचेत करता है कि हमें भारतीय संस्कृति का, अपने जीवन मूल्यों का हमें संरक्षण करना अति आवश्यक है। हम विश्व गुरु हैं, वसुधैव कुटुंबकम और भ्रातृत्व के भाव को लेकर चलने वाला, सद्भावना के साथ, समरसता के साथ जीवन जीने वाला एक भारत ऐसा नहीं हो सकता है। इधर शीत उसे दबा रहा है और उधर से गर्मी और वसंत सिकुड़ता चला जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे तो शीत से निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इंतज़ार से कुछ नहीं होगा। वसंत आप नहीं आता, उसे लाया जाता है। बसंत कैसा है? एक व्यंग कविता याद आती है कि बसंत अब ऋतुओं में, मौसम प्रकृति में पेड़ों पर वसंत नहीं आता, अब बसंत बही खातों में आता है। जब पैसा आता है तब व्यक्ति उमंगित होता है, उल्लसित होता है, अब और उसके जीवन में बसंत आता है। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण पीकर पैदा होते हैं। वसंत यूँ नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच जो जितना वसंत निकाल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसे देश का वसंत, पाट और आगे खिसक रहे हैं। वसंत को बचाना, जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे ढकेलो, इधर शीत को उधर गर्मी को, तब बीच में से निकलेगा हमारा घायल वसंत। तो हम जो अधकचरी सभ्यता और ज़िंदगी जी रहे हैं, उस तरफ संकेत है कि हमें ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में या वैश्वीकरण के चक्कर में या व्यावसायिक प्रवृत्ति के निरंतर बढ़ते रहने के चक्कर में जो मानसिक उमंगों का, जो प्रेम पर कुठाराघात हुआ है, जो जीवन मूल्यों पर प्रहार हुआ है, उनकी संरक्षा करना आवश्यक है। इस उद्देश्य और इस संदेश को देते हुए इन्होंने, हरिशंकर परसाई ने इस निबंध का सार्थक उद्देश्य के साथ समाप्त किया है। तो बच्चों, इस निबंध में आप घायल वसंत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करो। हरिशंकर परसाई की व्यंग शैली की कोई दो विशेषताएं लिखते हुए घायल वसंत की शीर्षक सार्थकता को स्पष्ट करो 50 शब्दों में। लघु प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, ये आप ध्यान से पढ़िए। और इसके साथ ही इनकी इतनी सहज और सरल शैली है कि अर्थ और व्यंग स्वतः प्रस्फुटित होता है।